हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 45वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 45वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 45वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 45वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 9 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 4 से यहाँ पर 9 आया है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 25 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर 9 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है 2 गुना। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 का 2 गुना कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 4 का 2 गुना होता है 8। अब 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 8 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 9। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 हमारे सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 25 के अंदर और इस 25 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 25 का हम करेंगे 2 गुना। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 25 का 2 गुना कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 का 2 गुना होता है 50। अब जिस प्रकार से 8 के अंदर यहाँ पर +1 करके यहाँ पर 9 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम 50 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 50 और 1 मिलकर बन जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि संख्या 51 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 51 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ माइनस है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस समीकरण के अंदर दिए गए अल्फाबेट लेटर का अर्थ प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है उसको इस समीकरण के अंदर रखना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है गुणा। तो इस समीकरण के अंदर जिस स्थान पर ए है वहां पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है भाग, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है माइनस, तो सी के स्थान पर हम माइनस कर देंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान ज्ञात करेंगे। नया समीकरण क्या बनेगा, तो वो देखिए
देखिए सबसे पहले 30 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 है, फिर है ए का अर्थ है गुणा तो यहाँ पर कर देंगे गुणा, फिर है 14 यहाँ पर लिख देंगे 14, फिर क्या है बी का अर्थ है भाग तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, फिर कितना है 7 तो यहाँ पर लिख देंगे 7 है, 7 के बाद में 80, सी का अर्थ है माइनस यहाँ पर कर देंगे माइनस है, फिर क्या है 15 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। मेरे भाई ये बन गया नया समीकरण है। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 का भाग देंगे 14 के अंदर तो यहाँ पर चला जाएगा 7 दूना के 14, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 30, उसके बाद में गुणा, यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 15 तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 15। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 30 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो 30 दुआ हो जाएगा कितना 60 है, फिर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 15 तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 60 में से कर देंगे माइनस 15, तो 60 में से माइनस 15 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 45 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 45 है। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 45 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 19 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहां पर 19 बना है सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर देखिए यहाँ पर 11 से 19 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें इस 11 के अंदर +8 कर दें तो 11 और 8 मिलकर बन जाएगा 19, और 19 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 19 के अंदर है, तो यहाँ पर इस 11 के अंदर +8 किया गया है, सेम उसी प्रकार से हम इस 19 के अंदर भी क्या कर देंगे +8 कर देंगे, तो 19 और 8 मिलकर बन जाएगा कितना 27। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 27 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए यदि प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर 11 से 19 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 11 का किया गया है 2 के साथ में गुणा, तो यहां पर देखिए 11 का गुणा 2 के साथ में कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 11 दूना के 22, और इस 22 में से क्या किया गया है -3 करके यहां पर लिखा गया है 19, और ध्यान से देखिए 19 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 19 का हम क्या करेंगे 2 के साथ में गुणा करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 19 2 के 38, और मेरे भाई इस 38 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। -3 क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 22 में से -3 करके यहां पर 19 लिखा गया है, इसलिए हम 38 में से भी क्या कर देंगे -3 कर देंगे। तो 38 में से -3 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 35। अब हमें देखना है कि 35 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर
35 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35 है और आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 46 है, 46 के बाद में 41 है, 41 के बाद में 35 है, 35 के बाद में 30 है, 30 के बाद में 24 है, 24 के बाद में 19 है और 19 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 46 से यहाँ पर 41 बन जाएगा कैसे। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 46 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 41। फिर देखिए 41 से बन रहा है कितना 35 है, तो 41 से 35 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 41 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 35। फिर देखिए 35 से कितना बन रहा है 30 है, तो 35 से 30 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 35 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 24 है, तो 30 से 24 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 30 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 19 है, तो 24 से 19 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है सबसे पहले -5, उसके बाद में -6, उसके बाद में -5, फिर उसके बाद में -6, फिर उसके बाद में -5। यानी कि यहाँ पर यह सीरीज कंटिन्यू चल रही है कैसे, -5 -6 -5 -6, यहाँ पर हो गया -5। अब आगे क्या हो जाएगा, -5 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -6। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 19 में से क्या
कर दें, -6 कर दें। तो अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए यदि हम 19 में से -6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 13। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 13। अब हमें देखना है कि संख्या 13 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 13 में दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से और मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इस टाइप के प्रश्न के अंदर यहां पर पता करेंगे कि 53 से यहां पर 35 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 53 से यहां पर 35 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहां पर 53 से 35 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई इस 53 की दोनों संख्याओं को आपस में क्रॉस करके लिखा गया है। कैसे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई ये है 53 की दोनों संख्याओं को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। यानी कि पहले लिखा गया है 3 को और जो 5 पहले इसको लिखा गया है बाद में। यहां पर देखिए संख्या बन गई 35। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 73 के अंदर और 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 53 की तरह ही इस 73 की भी दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, क्रॉस करके लिखेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये है 73 की दोनों संख्याओं को आपस में क्रॉस कर देंगे। तो मेरे भाई 3 तो आ जाएगा पहले और जो पहले 7 है ये चला जाएगा लास्ट में। यानी कि 73 का संबंध हो जाएगा 37 के साथ में। अब हमें देखना है कि 37 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 37 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर आया है 37 समझना उनकी तैयारी बेहतर है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1921 में और ऑप्शन डी है 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आपसे कंप्लीट डेट पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो मेरे भाई याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और ऑप्शन डी है
किण्वन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए आयरन है, ऑप्शन बी है पोटेशियम है, ऑप्शन सी है मरकरी और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो मरकरी धातु है ये द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। और मेरे भाई याद रखना, काफ़ी बार मरकरी के स्थान पर आपको दिया जा सकता है पारा। पारा या मरकरी एक ही बात है, और ये पारा या मरकरी किस में पाया जाता है? जो ये पारा और मरकरी धातु है मेरे भाई ये द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट है, ऑप्शन बी है एम्पियर है, ऑप्शन सी है ओम है और ऑप्शन डी है वाट है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्राउजर है, ऑप्शन बी है होम पेज है, ऑप्शन सी है सर्च इंजन है और ऑप्शन डी है URL है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल है और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो जम्मू और कश्मीर राज्य है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा नहीं है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान नेता की प्रतिमा है?
ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2012 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2018 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था वर्ष 2014 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है वाट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है या फिर विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो मेरे भाई याद रखना विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है निब्बल और ऑप्शन डी है किलोबाइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कीबोर्ड है, ऑप्शन बी है मॉनिटर है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑप्शन डी है प्रिंटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन ए है नाना साहिब ने, ऑप्शन बी है झांसी की रानी ने, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर ने और ऑप्शन डी है मंगल पांडे ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।